जी देखिए, ये तो बात माननी पड़ेगी, और जो रियलिटी भी है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। दुनिया की जो सबसे बड़ी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो भी अमेरिका का है। लेकिन डेफिनेटली जो उसकी 722 या 23 जो डिफरेंट उसकी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो उसकी बेसिस हैं, वो डेफिनेटली उसको फीड करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरा एक उसकी सपोर्ट है डिफरेंट कमांड्स के थ्रू। वो पैसिफिक कमांड है, चाहे वो मिडिल ईस्ट की कमांड है, सेंट्रल कमांड है, हुँ। अटलांटिक की कमांड है, तो उसके थ्रू वो सारी की सारी फीड होती है। लेकिन जो आपने जैसे कहा कि ये जो इस वॉर के अंदर जो कहा जा रहा है, जिस अमेरिका में भी बात हो रही है कि जी। उसके जो एयर डिफेंस एसेट्स हैं, वो जिस तरह से उसने प्लान किए हुए थे, क्योंकि आप इसकी बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है स्टॉक पाइल तो नहीं करते, आपकी एक इसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और एक रिजर्व होते हैं, उसके मुताबिक आप इनकी डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो वो इस्तेमाल हुए हैं, और उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है उसकी रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है। हुँ। अब ये जो टेक्निकल सिस्टम्स हैं जो एयर डिफेंस के, एक्चुअली ये इनमें बहुत क्योंकि ये बहुत स्मार्ट हैं, आपने रिस्पॉन्स भी बहुत स्मार्टली करना है, सैटेलाइट से लिंक है, कम्युनिकेशन इनमें ऑन बोर्ड कम्युनिकेशन जो है, जब जो मिसाइल जाता है किसी मिसाइल को काउंटर करने के लिए, उसके हुँ। अंदर कम्युनिकेशन का सिस्टम भी बहुत एडवांस होता है। तो ये सारे के सारे जो रेयर अर्थ है उसके ऊपर बेस करते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग, और इनके अंदर जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं। अगेन उसकी भी इस वक्त शॉर्टेज है, क्योंकि चाइना ने वो कुछ अरसे से अमेरिका के ऊपर उसकी जो एक्सपोर्ट है वो बंद की हुई है। सो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें हैं। बट नेवरदलेस ये जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपने बात की कि ईरान और अमेरिका का, इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखें तो वॉर वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स फेज के अंदर है। इसकी ये जो मिलिट्री नुकसानात तो ज़ाहिर है हो रहे हैं, जी। थोड़े से अमेरिका के भी हुए हैं, बहुत सारे हुँ। ईरान के हुए हैं। हुँ। लेकिन उसके साथ साथ इसका इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हुँ। देखें जब आप एनर्जी से लिंक करती हैं सारी चीज़ें, ये अगर आप ये मान लें कि जो मिनिमम कहा जाता है कि जी 20 से 25% जो पूरी दुनिया की एनर्जी है वो यहाँ से फ्लो करती है। अगर आप किसी मुल्क की एनर्जी के फ्लो में 5% या 10% आप उसकी कमी कर दें या उसको स्ट्रेंगुलेट कर दें, तो उसका जीडीपी उसी मुनासबत से 10% जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। और हुँ। 10% अगर रिड्यूस कर जाए तो वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो स्टेट इकोनॉमिकली फेलियर की तरफ चली जाती है। तो अच्छी खासी स्टेट्स हुँ। जो कि इकोनॉमिकली वाइब्रेंट हैं, अगर वो ये ऐसे रहेगा तो उनकी वाइब्रेंसी जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अच्छा असल इशू ये है। जी, जी। जी, जी, बात मुकम्मल जी कीजिए सिंह साहब। जी। तो असल इशू ये है जिसकी वजह से कम्प्लेक्सिटी है, जिसकी हुँ। वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, अब वो एक लीवर और एक जियोपॉलिटिकल लीवरेज के तौर पे ईरान उसको इस्तेमाल कर रहा ठीक। है। और अमेरिका का कोई जो एम थे या जो ऑब्जेक्टिव थे वो पहले भी क्लियर नहीं थे। हुँ। अभी भी वो गोल पोस्ट और अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हर आने वाले वक्त के साथ हर हफ्ते वो चेंज हो जाते हैं। कभी वो उनका न्यूक्लियर इशू होता है, कभी वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ होती है, कभी वो सिर्फ कोई और चीज होती है। जी तो हाँ। इन अ वे उसकी वजह ये है कि जो जियो पोलिटिकल क्लैरिटी है हुँ। वो शायद उसकी उसको उसका फुक़दान है। एक उस पे मैं फुकदान नहीं कहूंगा, हुँ। उसकी शायद ज्यादा जरूरत नहीं थी, हुँ। क्योंकि ये वॉर ही हुँ। शुरू से ही जियो इकोनॉमिक वॉर थी। ठीक है। अच्छा सुनील साहब, जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की, कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, जो कि बड़ी ताकत भी अमेरिका है, तो ज़्यादा चीज़ें भी उनकी स्टेक पे हैं। ईरान तो सब कुछ अपना लुटाने को तैयार है, अपनी जो उनके अक़दार हैं उनको बचाने के लिए। तो ये जो कॉस्ट अमेरिका पे कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हम देख रहे हैं कि अस्करी हो, या फिर उनकी जो सियासी साख है, गो के डोनाल्ड ट्रंप तो ये दावा कर रहे हैं कि वो मकबूल तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं तारीख की, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है, क्योंकि अमरीकी अवाम इसे अपनी जंग मानते ही नहीं हैं। तो आपको लगता है कि इस तमाम ये जो बोझ है, ये जो कॉस्ट अदा करना पड़ रही है अमेरिका को, इसके नतीजे में कोई इंतहाई कदम खुदा न खास्ता किसी एटमी हमले की सूरत में हो सकता है, या ये जो इम्कान है ये बिल्कुल इसे कंसीडर ही नहीं करना चाहिए, ये ऐसा रिस्क मोल नहीं लेगा अमेरिका? जी, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स ही मैं समझता हूँ कि ये जो इंतहाई इकदाम है, गो के लोग इसकी बात करते हैं, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है। उसकी रीज़न शायद ये नहीं है कि ईरान खुदा न खास्ता उस कॉन्टेक्स्ट में रिटेलिएट नहीं कर सकता, या जो अमेरिका है उसकी असेंडेंसी है। डेफिनेटली ज़ाहिर है वो एक सुपर पावर है, और ईरान का उससे उस इस कॉन्टेक्स्ट में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उसकी वजह ये है कि इस रीजन के अंदर अगर आप देखें तो दो और सुपर पावर्स हैं जो कि
जो बिल्कुल जुड़ी हुई हैं ईरान के साथ टेरिटोरी। एक रशिया है और एक चाइना है। फिर इसी रीजन के अंदर टोटल 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो आप जब और उनकी आपस में अगर आप देखें तो चाइना और इंडिया की इक्वेशन बहुत अच्छी नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया की इक्वेशन पूरी दुनिया को पता है, और फिर पाकिस्तान और चाइना की इक्वेशन पूरी दुनिया को पता है, और फिर चाइना और रशिया की इक्वेशन पूरी दुनिया को पता है। तो इस कम्प्लेक्सिटी में अगर खुदा न खास्ता ऐसी चीज होती है, और इन दोनों पावर्स ने क्लियर कर दिया है कि इनके बैकयार्ड में इस तरह की कोई एक्सट्रीम चीज नहीं होगी, क्योंकि अगर होगी तो फिर लामहल्ला तौर पे ये जो मुल्क हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो जब ये स्पायरल आउट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि फिर खुदा न खास्ता एक जिसकी बात भी होती है प्रोबेबली कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। लेकिन इसीलिए एक्चुअली अमेरिका की जो आपने अभी बात की थी कि अमेरिका बहुत मुश्किल में है, उसकी मुश्किल ये है कि वो वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकता, और कन्वेंशनली वो ईरान के साथ लड़ नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कम्प्लेक्सिटी है इस रीजन में, और कम्प्लेक्सिटी का इलाज जो है या उसका जो हल होता है वो सिंप्लिसिटी में होता है। तो ईरान वो सिंप्लिसिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसमें उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास रेजिलियंस है, उसके पास वो वेक्टर हैं जो कि दूर तक जवाब दे देते हैं, जिसमें उसके मिसाइल्स हैं, उसके पास ड्रोन्स हैं जो कि अपनी कीमत से कोई हजारों गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर आप 500 भेजेंगे, उनमें से एक भी किसी शिप पे लग गया तो वो 500 की कीमत एक तरफ और शिप की कीमत एक तरफ है। सो इस तरह से ये जो एक एसिमेट्रिक डोमिनेंस ईरान ने क्रिएट कर ली है, वो कन्वेंशनैलिटी के अंदर अमेरिका के लिए बहुत मसला हो गया, उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। और जहां तक इस दूसरी ऑप्शन की बात है, ये ऑप्शन मेरी अपनी राय के मुताबिक इज आउट ऑफ क्वेश्चन, और इसके सिग्नल रशिया ने और चाइना ने ऑलरेडी यूएसए को दे दिए हैं। ठीक है। अच्छा सिद्धू साहब, ईरान की अगर बात कर ली जाए तो ईरान के पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं, और जिस तरह से अमेरिका का अभी जो लाएहमल चल रहा है वो ये है कि किसी तरीके से ईरान को मुआशी तौर पर कमज़ोर किया जाए ताकि वो रिटेलिएट करने की उसके पास गुंजाइश बाकी ना रहे। और उनका प्लान भी यही है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भी वाज़ेह था कि वो ये चाहते हैं कि बैंकों से पैसे निकाल लिए जाएँ और वो बैंकरप्ट भी हो जाएँ, उनके पास कुछ ना रहे, मुआशी तौर पर इतने कमज़ोर हो जाएँ कि वो घुटनों पर आ सकें या फिर उनकी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकें। तो आपको लगता है कि ईरान के पास पहले भी पाबंदियों में थे लेकिन सरवाइव कर रहे थे बहुत अच्छे अंदाज में, और जिस तरह से जंग अभी तक उन्होंने लड़ी है, लगता यह है कि मजीद भी सरवाइव करने की कैपेसिटी मौजूद है। तो ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं ईरान के पास, और क्या ईरान को जो इस वक्त हिकमत अमली डोनाल्ड ट्रंप की है उससे कोई कामयाबी मिलेगी अमेरिका को, या फिर ईरान ही के हक में जाएगी ये सारी चीज़ें? जी, आजकल मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है चोक पॉइंट्स, और उसमें उसका कॉन्सेप्ट ये है कि चोक पॉइंट्स खाली फिजिकल नहीं होते, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मज खाली चोक पॉइंट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जो डिफरेंट चोक पॉइंट्स हैं जो इनविजिबल हैं, उनमें डॉलर है उसके अंदर जिसको अमेरिका यूज करता है, उसके अंदर एक वो फाइनेंशियल सिस्टम है, एक आर्किटेक्चर है पूरी दुनिया का जो उसने बनाया हुआ है, फिर नेटवर्क्स हैं और फिर इस तरह की चीजें हैं। और तो यही जो चोक पॉइंट है, आई थिंक मुझे लगता ये है कि ईरान ने ये दोनों चोक पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए। एक उसने स्टेट ऑफ हॉर्मज का चोक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया और उसको एज ए लीवरेज के तौर पे यूज कर रहा है, और दूसरा वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मज को सामने रखते हुए या एनर्जी को सामने रखते हुए जो डॉलर का चोक पॉइंट था वो भी उसने आइडेंटिफाई कर लिया। और उसके अंदर डेफिनेटली जो बाकी सुपर पावर इस रीजन की हैं वो भी उसके साथ शामिल है, क्योंकि उनके अंदर जो अब ऑयल की ट्रेड है वो डॉलर में नहीं हो रही, सो वो उस चोक पॉइंट से भी निकल तो ईरान ने अपने चौक पॉइंट पर भी काम करना शुरू कर दिया। उनको पता है कि कहां कहां पर उन्हें ज़ेर करने की कोशिश की जा सकती है और वो उन्हें अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधू साहब, दिफाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है तो हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी हमारी मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।